नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। नवरात्र की आप सबको शुभकामनाएं दोस्तों, और दशहरे की और शस्त्र पूजा की आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, वित्त मंत्रालय का लेटर जारी हुआ है बोनस रिलीज को लेकर के। जी हाँ, बोनस कुछ पेंशनर्स को भी लागू है। आपका बकायदा डेट ऑफ रिटायरमेंट के साथ समझाऊंगा कि आप कब के रिटायरी हैं तो आपको बोनस मिलेगा। जी हाँ, और साथ ही साथ एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम, जो एजीआई का एक स्कीम है, जो पूर्व सैनिक भी उस स्कीम के अधीन है। यानी कि अगर पूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाए तो उनके घर वालों को एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम के तहत इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। किनको मिलता है, कब के रिटायरीज को कितना मिलता है, नॉन रिफंडेबल है या रिफंडेबल है, सारी बातें आज के इस वीडियो में समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ पुलिस विभाग का एक महत्वपूर्ण लेटर सामने आया, उसके बारे में बताऊंगा, और एफवीए के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी जानकारी दूंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, गुड न्यूज, सैनिकों की आवाज और मजबूत होगी। एफबीए को मान्यता मिल गया है, रजिस्ट्रेशन हुआ। जी हां दोस्तों, एफबीए यानी कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, जिसकी स्थापना लगभग 1.5 साल पहले हुई थी। जी हां, जब जंतर मंतर में आंदोलन चला था तब एफबीए की स्थापना की गई थी। सरदार अर्जुन सिंह राठौड़ रिटायर्ड इनके अध्यक्षता में। तो अब जाकर के एफबीए का रजिस्ट्रेशन हो गया है। जी हां, अब सरकार ने एफबीए को मान्यता दे दी है। तो अब एक सरकारी रजिस्टर्ड संस्था होने के नाते एफबीए से हम ये आस लगाते हैं कि आने वाले समय में पूर्व सैनिकों से या सैनिकों से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, आने वाले समय में 8वां पे कमीशन का मुद्दा हो, ओआरओपी की विसंगतियों को दूर करने का मुद्दा हो, तो इन सभी मुद्दों के ऊपर संजीदा तरीके से एफबीए काम करेगा। ये हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। तो अच्छी बात है दोस्तों, पूर्व सैनिकों की आवाज उठाने के लिए एफबीए को अब रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। सैनिकों, पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाने के लिए अब एएफपीपीएए एकमात्र रास्ता है। जी हां, जिसकी मांग मैंने उठाई है। आर्म फोर्सेस पर्सनल प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लाया जाए। जी हां, एक पुलिस विभाग का लेटर मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। ये सामने जो लेटर आप देख पा रहे हैं, ये केरला विभाग के पुलिस ने जारी किया है, फ्रॉम द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस तिरुवनंतपुरम सिटी द्वारा ये जारी किया गया। ऑल एसएचओ, जितने भी एसएचओ हैं, सबको ये भेजा गया। बेहद गंभीर मुद्दा है दोस्तों। और इस लेटर में ये लिखा गया है कि ये देखा गया है, और जिला सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक वेलफेयर अधिकारियों ने ये हमें जानकारी दी है कि जो भी पुलिस अधिकारी या पुलिस के जो कर्मचारी हैं, वो पूर्व सैनिकों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं। जब भी किसी काम के लिए पूर्व सैनिक थाने में या पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, जो कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और इस मुद्दे को संजीदा तरीके से लेते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस के जो ऑफिस है, उनकी तरफ से यह लेटर निकाला गया है। और इस लेटर में बकायदा क्लियरली ये बोला गया है, इन दिस सर्कमस्टेंसेस ऑल एसएचओज एंड अदर पुलिस ऑफिसर्स personnel are directed to show respect towards all the ex-servicemen who are visiting the police station for services. Good behavior can impress them about the police force and solve problems. Further, all officers are bound to give best service to the public who needs help and service from police stations. यानी कि दोस्तों, यहां पर पुलिस को हिदायत दी गई है पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा कि पूर्व सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार करें। साथ ही साथ इफ एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट वुड नोटिस द कंसर्न ऑफिसर्स आर लायबल टू बी पनिश्ड, ऑल पुलिस ऑफिसर्स मैन वुड बिकम मॉडल टू द सोसाइटी। यानी कि दोस्तों, इस लेटर में क्लियरली बताया गया है कि पूर्व सैनिकों के साथ डिसरेस्पेक्ट ना करें, पूर्व सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनकी समस्या को समाधान करें। ये तो चलिए केरला पुलिस ने सभी एसएचएस को दे दिया है। कुछ दिन हो सकता है अच्छी तरह से काम चल भी जाए, लेकिन बाकी जगहों पर क्या होगा, या केरला में भी कुछ समय बाद जब इस लेटर का असर खत्म हो जाएगा तब जाके क्या होगा। इसलिए सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है दोस्तों आफपा, यानी कि आर्म फोर्सेस प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। यानी कि चाहे सैनिक हो चाहे पूर्व सैनिक हो,
उनके खिलाफ कोई भी पुलिस वाला या कोई भी बाकी जो अधिकारी हैं वो भी अत्याचार ना करे। अगर इस बात को इंश्योर करना है तो हमें इस तरीके का एक कानून लाना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार से गुहार है, जिस तरीके से SC ST को प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, उसी तरीके से सैनिक और पूर्व सैनिकों का भी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लाया जाए और बहुत जल्दी लाया जाए, ताकि पूर्व सैनिक अत्याचार का बलि ना हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 6,908 रुपए बोनस की घोषणा कर दी है। लेटर जारी हो गया है। अब बारी है जुलाई से बढ़ने वाले DADR की। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है जैसे कि बोनस और DADR लगभग एक ही समय में रिलीज होते हैं। और अब की बार जो नॉन प्रोडक्टिविटी बोनस है, प्रोडक्टिविटी बोनस जो कि केवल रेलवे वालों को मिलता है, वो तो पहले डिक्लेयर हो चुका था। कुछ जगहों पर यह भी बताया जा रहा था कि वही है दीपावली बोनस, लेकिन हमारे लिए नहीं था। वो केवल रेलवे वालों के लिए था। हमारे लिए जो बोनस दिया जाता है वो है नॉन प्रोडक्टिविटी बोनस, और उसका अमाउंट कम होता है। जी हाँ, 6,908 रुपए मिलेगा और उसके लिए आदेश जारी हो चुका है। अब बारी है DADR की, क्योंकि DADR भी अभी घोषणा हो जाने चाहिए थे दशहरे से पहले, जिसकी घोषणा नहीं हुई। तो हम आशा करते हैं कि दशहरा खत्म होते ही सरकार जो है DADR की घोषणा करे और दीपावली से पहले इसका एरियर का भी भुगतान करे। जी हाँ, चलिए मैं आपको बोनस वाला लेटर दिखाता हूं और आपको समझाता हूं कि आप कब के रिटायरी हैं। आप पेंशनर होने के बावजूद भी आपको बोनस लागू है, तो आप कब के रिटायरी हैं तो आपको बोनस मिल पाएगा। वो लेटर देख करके समझते हैं। लेटर देखते हैं दोस्तों। ये जो वित्त मंत्रालय का आप लेटर देख पा रहे हैं, 10 अक्टूबर 2024 का लेटर है, और ये लेटर है ग्रांट ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस एड हॉक बोनस। यानी कि दोस्तों अभी 2023-24 वर्ष का बोनस रिलीज करने का ये आदेश है। दोस्तों ये बोनस पेंशनर्स को भी मिलता है। जी हाँ, कुछ पेंशनर्स को, सभी को नहीं मिलता है, कुछ को मिलता है। आगे बताऊंगा किन को मिलता है। और ये बोनस है दोस्तों नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। जो कुछ दिनों पहले जारी किया गया बोनस था वो था प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जो है दोस्तों वो केवल रेलवे वालों को मिलता है, और उसकी अमाउंट भी उसका ज्यादा होता है, लगभग 17,000 रुपए तक होता है। लेकिन इस बोनस का ये जो नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है, ये हमारे जितने भी जवान जेसीओ हैं, सर्विस में है, उनको मिलता है। और जो कुछ पेंशनर्स को भी मिलता है, वो किनको मिलता बताऊंगा। और ये अमाउंट है 6,908 रुपए। उसका रिलीज करने का आदेश जारी हो चुका है। ये देखिए, ये भारत सरकार का वित्त मंत्रालय का आदेश है। अब इस आदेश के बाद आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि इससे जुड़े हुए कुछ क्लैरिफिकेशंस। ये देखिए कि ये बोनस किन किन को लागू है। कोई रिटायरी है तो क्या उनको भी लागू है? बिल्कुल लागू है। अब किन को लागू है, चलिए मैं आप ये पहले आप पॉज करके समझिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा आप कब के रिटायरी हैं तो आपको ये बोनस मिलेगा, ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। वैसे जो सर्विस में है, जितने भी जेसीओ आ रहे हैं, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी मिलेगा। और यहाँ पर आप अगर इसका पहला वाला पॉइंट, ये वाला अगर समझेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए किनको मिलेगा, चाहे आप रिटायरी हो चाहे इनवैलिड आउट हो, लेकिन किनको मिलेगा? सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 6 मंथ कंटिन्यूअस सर्विस एंड बीइंग इन सर्विस एज ऑन 31 मार्च 2024। यानी कि 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, जो वित्त वर्ष है, उसमें आपका कम से कम 6 महीने का नौकरी होना चाहिए और 31 मार्च 2024 के डेट में आप सर्विस में होने चाहिए, तभी आपको ये बोनस लागू है। यानी कि दोस्तों आपको सीधा सीधा मैं बता दूं, आप अगर मार्च 2024 से लेकर के सितंबर 2024 के बीच के भी रिटायरी हैं, तब आपको ये बोनस मिल जाएगा। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात, ऑटोमेटिकली आपको ये बोनस नहीं मिलेगा। जी हाँ, 2022-23 के वर्ष में मुझे भी लागू था, ऑटोमेटिकली मुझे भी नहीं मिला। मैंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला, रिकॉर्ड ऑफिस ने मेरा ग्रीवेंस को PAOR भेजा, तब जाकर के मेरा बोनस उस साल का रिलीज होकर के मेरे खाते में आ गया। इसलिए आप अगर मार्च 2024 से सितंबर 2024 के बीच के रिटायरी हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये बोनस लागू है, आपको ऑटोमेटिकली नहीं मिलता है। तो आपने सीपी ग्राम्स में आपके रिकॉर्ड ऑफिस के नाम पर ग्रीवेंस डालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पूर्व सैनिक के मृत्यु के बाद जवानों को 30,000 रुपए से लेके 7.5 लाख तक और अधिकारियों को 65,000 से लेकर के 15 लाख तक का AGI बेनिफिट परिवार वालों को लागू है। जी हाँ दोस्तों, AGI का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम जो जवानों को भी लागू है, अधिकारियों को भी लागू है। जब इसकी शुरुआत की गई थी तो जवानों को 30,000 रुपए का फायदा दिया जाता था, जो अभी जाकर के 7.5 लाख हो चुका है।
और अधिकारियों के लिए शुरुआत में इसको 65,000 से शुरू किया गया था और अभी 15 लाख रुपए है। तो चलिए मैं एक चार्ट समझाऊंगा कि आप कब के रिटायरी हैं तो आपका कितना पैसा कटा है, आपको कितना फायदा एजीआई का मिलेगा या आपके परिवार वालों को मिलेगा, और आपका जो पैसा कटा है वो रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। सारी चीजें उस चार्ट को देख के समझते हैं दोस्तों। यहां पर एक चीज समझा दूं, ये केवल पूर्व सैनिक की मृत्यु होने पर उनके घर वालों को मिलता है। उसके आगे अगर फैमिली पेंशनर है उनकी मृत्यु पर नहीं मिलता है। केवल पूर्व सैनिक जब उनकी मृत्यु हो जाए और उस अवधि के अंदर मृत्यु हो जाए तब जाकर के उनको उनके घर वालों को इसका फायदा मिलता है। इसके लिए आपको बॉन्ड जो होता है, जो एजीआई का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम का जो सर्टिफिकेट होता है उसको लगा करके रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू से आपको क्लेम करना होता है। उसका पैसा अगर आपने नहीं लिया तो आपको भी मिलेगा। चलिए मैं चार्ट दिखा करके सभी चीजों को समझाता हूं। दोस्तों ये एजीआई का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम का एक चार्ट है जिसमें इसका शुरुआत से लेकर के अभी तक कितना रेट था, कितना पैसा कटता था, कितने का इंश्योरेंस का कवरेज मिलता था और आपका रिफंडेबल पैसा था या नॉन रिफंडेबल पैसा था, वो सारी चीजें लिखी गई हैं। आपको मैं यहां पर समझा दूंगा कि आपने कैसे चेक करना है। देखिए, आप अगर जनवरी 1981 से 31 मार्च 1989 के रिटायरी हैं, ऑफिसर के लिए ये उस समय में 1640 रुपए उनका कटता था और उनका इंश्योरेंस कवरेज था 65,000 उनको मिलता था अगर पेंशनर का डेथ हो जाए। और डेथ किस तरीके से, उनका रिटायरमेंट के बाद 10 साल के अंदर या तो फिर उनका उम्र 65 साल होने के बीच में अगर डेथ हो जाए तो उनको ये 65,000 रुपए मिलता था। वहीं अगर जवानों की बात करें तो 1 अप्रैल से शुरू हुआ था जवानों के लिए ये स्कीम। 1 अप्रैल 1981 से लेके 31 मार्च 1989 के बीच के अगर आप जेसीओ जो आ रहे हैं, रिटायरी हैं, तो 580 रुपए आपका उस समय में कटा है जो कि नॉन रिफंडेबल है, यानी कि वो पैसा वापस नहीं होता था। और ऐसे कंडीशन में अगर जवान के रिटायर होने के बाद 15 साल तक और उनकी उम्र 70 साल होने तक जो भी पहले हो जाता है, यानी कि या तो रिटायरमेंट का 15 साल पूरा हो जाता है या आपका उम्र 70 साल पहले जो भी पहले पूरा हो जाता है, उसी में आपको अगर उस बीच में आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके घर वालों को 30,000 रुपए उस समय का इंश्योरेंस कवरेज मिलता था। अभी ये रेट बदल चुका है दोस्तों, अभी ये रेट बढ़ करके 7.5 लाख हो चुका है। मैं केवल समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूं कि कब के रिटायरी हैं तो आपको लागू है। जैसे अगर 1 अप्रैल 1989 के रिटायरी हैं या उससे बाद 31 मार्च 1994 तक के रिटायरी है तो अधिकारियों का ये पैसा है और जवानों का ये पैसा इस तरीके से कटता था और उनका जो इंश्योरेंस कवरेज था ये यहां पर था। अब मैं आपको आज के डेट का दिखा करके समझाता हूं कि अभी क्या रेट है इंश्योरेंस स्कीम का, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम का अभी क्या रेट है और अभी रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। यहां पर आप देख करके समझ सकते हैं दोस्तों, जिस भी पीरियड के आप रिटायरी हैं, यहां पर इस चार्ट को जहां भी आपका चार्ट में जहां भी आपका रिटायरमेंट का डेट पड़ रहा है उस हिसाब से आप इसको पॉज कीजिए और रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है, कितना साल तक आपका कवरेज मिलेगा और कितना आपका जो है इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा, वो सारा चीज आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए। मैं आखिर वाला जो रो है उसमें आपको समझा दूंगा कि आज के डेट में कितना पैसा कटता है और कितने साल तक का कवरेज मिलता है और पैसा कितना मिलता है अगर पूर्व सैनिक की मृत्यु उस ड्यूरेशन में हो जाए। तो यहाँ पर आप आखिर वाला 1 जून 2022 से जो शुरू हुआ है वो देख पा रहे हैं। तो अभी वाला हम देखें तो अभी वाला ये है दोस्तों जो कि 1 जून 2022 से ये रेट लागू है और जेसीओ जवानों का अभी 68,000 रुपए पैसा कटता है जब रिटायरमेंट आते हैं और ये वन टाइम रिफंडेबल है, यानी कि जब आपका ये पीरियड खत्म हो जाए तो ये आपको रिफंड हो जाएगा। आप देखिए, और अगर इस पीरियड के बीच में खुदा ना खास्ता पेंशनर्स का मृत्यु हो जाए तो उनके घर वालों को पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा वो समझिए। सबसे पहले तो आप जैसे रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद आपको 30 साल तक का इंश्योरेंस कवरेज रहेगा, यानी कि मान लीजिए कोई अगर पेंशनर 40 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो उनकी उम्र 70 साल होने तक इस इंश्योरेंस का कवरेज रहेगा, यानी कि उस पीरियड के बीच में पेंशनर का खुदा ना खास्ता डेथ हो जाए तो उनके घर वालों को मिलेगा 7.5 लाख रुपए इंश्योरेंस क्लेम। जी हाँ, और यहाँ पर कोई एक्सीडेंटल डेथ वाली बात नहीं है, ये नेचुरल डेथ पर भी ये पैसा मिल जाता है दोस्तों, 7.5 लाख रुपए। और देखिए अब यहाँ पर अगर आपका रिटायरमेंट के समय में अगर
आपका उम्र मान लीजिए 50 साल था तो आपको केवल 75 साल उम्र होने तक ही मिलेगा, यानी कि 25 साल तक ही मिलेगा। इसका मतलब होता है 30 साल रिटायरमेंट के बाद या आपकी उम्र 75 साल होने तक जो भी पहले पूरा हो जाता है आपका इंश्योरेंस का पीरियड खत्म हो जाता है। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आपके भी घर में पूर्व सैनिक थे जिनकी अगर मृत्यु हो गई थी और उनका उस ड्यूरेशन के दौरान मृत्यु हुई थी जिस ड्यूरेशन में उनको एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम का कवरेज था, तो आपको भी क्लेम करना चाहिए, आपको भी एजीआई का पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।